नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एनडीए ने सरकार भी बना ली है। 71 मंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ शपथ भी ले ली है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। सिंधिया ने अपने मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लिया है। लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद से ही सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर बीजेपी के कई नेताओं की नजर है। कांग्रेस भी इस सियासी बयानबाजी इसे लेकर कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी, और इसके बाद जो है आपको बता दें कि उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है। लेकिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 69 के तहत सेक्शन 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा या सदस्य है वह फिर लोकसभा चुनाव का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से खुद ब खुद खाली हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से सांसद चुने गए हैं। उनकी राज्यसभा सीट रिक्त घोषित होने के बाद अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा सीट की फिर बीजेपी के खाते में जाना तय है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खोला था। इसी के साथ इस बार ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से यह पद भरे जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व निर्णय लेता है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं आशीष अग्रवाल। देखिए, भाजपा में सामूहिक नेतृत्व इन सभी विषयों पर निर्णय लेता है। हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम के आधार पर निर्णय होता है। जो दायित्व जिस कार्यकर्ता को सामूहिक नेतृत्व देगा वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए आनंदित करने वाला होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, लोकसभा चुनाव में केपी यादव को टिकट न देकर बीजेपी ने अन्याय किया है। अब केपी यादव को राज्यसभा भेजकर न्याय करे। हमें खबर है कि किसी दिल्ली के नेता को राज्यसभा टिकट देने की तैयारी चल रही है। क्या कुछ कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई है उनकी। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। सीट है यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पे भेजे। और मैं समझता हूं कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे, हमारे प्रदेश का है, उसका राजगद्दी ने उसका हक छीना, तो अमित शाह जैसे लोगों को उसका हक दिलाना चाहिए केपी यादव। चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा आगे भी। तो बीजेपी से मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है, हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है और वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंजरी जैन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा जो है सीट वो खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव को लेकर जो है सियासत तेज हो गई है, तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से भी काफी सारे जो नेता है जिनकी नजर उस सीट पे है, क्या कुछ कहेंगे आप इससे लेके? मंजरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम हिमानी सिंह के पास आना चाहेंगे। हिमानी जी, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि लगातार जो है राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर सियासतबाजी भी तेज हो रही है। वही सज्जन सिंह वर्मा का भी जो है बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान मैंने सुना, इससे पहले भी सुना था। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के बदले इस बार दिल्ली से किसी को मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जैसे ये हमेशा खुद भी कहा करते हैं कि ये लोग
चुनाव लड़ने और जीतने के मोड में हमेशा रहते हैं, तो ये लोग कोई भी इस तरह के मध्य प्रदेश के हित में मध्य प्रदेश के लोगों का ही चुनाव वो करेंगे। जैसे केपी यादव जी पिछली बार गुना से सांसद थे, लेकिन अपना व्यक्तिगत सिंधिया जी का महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए उनका टिकट हटाकर बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दे दिया गया। तो इस बात की जो सूत्र है वैसे ठीक है, जो कुछ समय बाद ये बात सामने भी आ जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुई है। और सज्जन सिंह वर्मा कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी आधार के इतना बड़ा बयान दे देंगे। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ एएल द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव उस पर होना है सीट पर, लेकिन इसको लेकर जो है लगातार सियासत तेज होती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत सरकार में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और सभी ने अपना अपना कार्यदायित्व भी सौंप लिया है। अब कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो बात की जा रही है, इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर किसी न किसी ऐसे चेहरे को उतारा जाएगा जो कहीं ना कहीं केंद्र में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल राज्यसभा में बढ़ा पाए। इसमें कई चेहरे हो सकते हैं, चाहे वह केपी यादव हो या फिर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, या फिर हो सकता है कोई दिल्ली से कोई शीर्ष नेता को यहाँ पर भेज करके उसको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। कहीं ना कहीं संख्या बल जब बढ़ाने की बात होती है तो बीजेपी हमेशा सेफ मोड में लेकर चलती है। उसको ऐसा लगता है कि इसको ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाए जिससे उसकी लोकप्रियता उसका आधार ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो संख्या बल बढ़ा करके राज्यसभा में उसका समर्थन कर पाए। जी चलिए, बिल्कुल मंजरी जैन जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश से ही किसी नेता को जो है राज्यसभा में पहुंचाना चाहिए, बल्कि दिल्ली से किसी नेता को वहां पर नहीं पहुंचाना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो है एक सामूहिक निर्णय होता है और हर कार्यकर्ता को उसकी कार्य कुशलता के हिसाब से, उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से उसको कार्य दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो योग्य होगा, जो उस पद के साथ न्याय कर सकेगा, मुझे लगता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी, और मैं समझती भी कोई कार्यकर्ता, कोई भी कितना छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो सामूहिक रूप से निर्णय करेगी, उसे हर कार्यकर्ता अपना कर्म समझकर जो मोदी जी का संकल्प है, जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है और जो देश के लिए राष्ट्र हित में जो काम कर रहा है, उसके उस मिशन के लिए वो काम करेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उस जिस काम के लिए दिया जाएगी जिम्मेदारी, मुझे रिपीट आ रही है आवाज इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, वो अपनी जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएगा। और जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबको राष्ट्र निर्माण में लगना है और काम करना है इस देश के लिए, तो सभी उसी के लिए काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल हिमानी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी मंजरी जी को सुना और उनका कहना था कि योग्यता के आधार पर जो है राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाएगी, क्या कहेंगे इसे लेके? मंजरी जी की बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी। मंजरी जी की बातों में कंट्रास्ट नजर आ रहा है मुझे। पहले इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, फिर उन्होंने कहा मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी समूह नहीं है, वो एक व्यक्ति है। तो आपके अगर सामूहिक निर्णय होता है तो आप व्यक्ति विशेष, और रही बात की काबिलियत के आधार पर पद दिया जाता है, वो चाहे कितना भी छोटा हो। तो ये जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें मोदी जी से ज्यादा काबिलियत जनाधार के आधार पर शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदर्शन किया है। उनको 18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का अनुभव भी था, तो इस बार उनको प्रधानमंत्री पद के योग्य पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता मानती है, उन्हें बना देना चाहिए था। जिस तरह से अगर वोटिंग, देखिए लोकतंत्र में वोट और चुनाव किसी के योग्यता का क्राइटेरिया सबसे पहले होते हैं। तो जिस तरह की जीत का प्रतिशत शिवराज सिंह चौहान जी का रहा और मोदी जी का रहा, तो ये सामूहिक निर्णय तो नहीं हो सकता, तो व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की बात हो गई। और इस बार एक अलग डिफरेंस वाली बात है कि
इनके जो सरकार है वो मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है। तो बहुत सारे दलों को, बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करने के हिसाब से भी बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे और बिल्कुल ये बात की संभावना हो सकती है कि राज्यसभा में किसे भेजने का निर्णय ले लिया जाए। जी चलिए एल दुबे जी, जैसे कि आपने अभी सुना यहाँ पर कि जो है एनडीए गठबंधन की यहाँ पर सरकार है और नेताओं को, लोगों को जो है साधने के लिए उस हिसाब से जो है राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी हुई है तो सभी दलों का समर्थन है और सभी दलों को लेकर के चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण विभाग भी उनको देना पड़ेंगे और महत्वपूर्ण बातें भी उनकी सुनना पड़ेगी। अगर आप उसमें कहीं भी दायां बायां होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे जो गठबंधन हुई है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं पीछे मामलों में हट जाएगी। इसीलिए इस बार जो सरकार है वह संतुलित रूप में चलते हुए, सभी का समर्थन लेते हुए, सभी राज्यों से मंत्रियों को उन्होंने बनाया है। सभी राजनीतिक दलों को उनकी महत्वाकांक्षा कैसे किस प्रकार से पूरी हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी दलों को उन्होंने एक साथ लिया हुआ है और उसी आधार पर मंत्रालय का भी बंटवारा हुआ है। और यही मुझे लगता है आने वाले जब राज्यसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं इन दलों से डिस्कशन किया जाएगा कि किसके आधार पर किसको राज्यसभा में भेजा जाए, उसके आधार पर ही मुझे लगता है चयन होगा। जी मंजरी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने हिमानी जी को अभी सुना और उनका कहना था कि जो है किसी विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है ये चयन किया जाएगा, ना कि ये जो है पूरी पार्टी के साथ जो है संबंध बनाकर, बल्कि उनसे चर्चा कर कर जो विषय व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसी को जो है इस यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। ढंग से सुना नहीं, मैंने ये कहा था कि मोदी जी का जो भी व्यक्ति पात्र होगा उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी और उस विजन के लिए और उस संकल्प के लिए वो काम करेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए वो काम करेगा। आप, मुझे समझ में नहीं आता हिमानी जी इतना दम भर के कैसे बात करती हैं। वो कह रही वैशाखियों के ऊपर सरकार है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहती कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी और 2004 में तो कांग्रेस की सिर्फ 145 सीटें आई थी। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए हिमानी जी, ऐसा दम भर के बात नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप भी एक पार्टी की प्रवक्ता है तो उस हिसाब से अगर बात करें तो ठीक लगता है। और मैंने व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानती कि आप लोकप्रियता के आधार पर, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की उसके आधार पर नहीं मानती हैं कि आप मोदी जी के प्रधानमंत्री बन गए, अगर आपकी पार्टी में योग्यता के आधार पर ही दिया जाता है निर्णय? तो हिमानी जी, पहली बात तो आप इसका निर्णय या आप इसका सुझाव देने वाली कोई होती नहीं है। नहीं क्यों नहीं होते, हम यहाँ डिबेट नहीं बैठे डिस्कशन के लिए, तो हम राज्यसभा सांसद निर्णय करने वाली आप भी नहीं होती है, मैं भी नहीं होती हूँ। इस डिबेट में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति राज्यसभा सांसद कौन होगा इसका निर्णय नहीं लेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है। हिमानी जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरा टर्म है, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, आप कैसे बोल सकती हैं कि आप कोई नहीं होती है? तो सांसद हिमानी जी, मंजरी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। नॉलेज रखिए हिमानी जी, नॉलेज रखिए। सांसद नहीं, नॉलेज आप रखिए, संसदीय दल में नेता चुना गया है मोदी जी, भाषा की मर्यादा रखिए। ज्ञान तो क्या आप कोई नहीं होती ऐसा कहना? हिमानी जी, मंजरी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। हिमानी जी, संसदीय दल का नेता चुना गया मोदी जी को। अब आप यहाँ बैठ के उस पर आक्षेप लगे, कटाक्ष करें तो ये शोभा नहीं देता आपको। ये लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर आप कटाक्ष कर रही हैं, तो मैं समझती थोड़ा सोच समझ कर बोले तो अच्छा है। आधिकारिक प्रवक्ता है एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की, आप कुछ भी आप बोलेंगे तो इससे थोड़ी कुछ होता है भाई। अब तो वैसे भी एनडीए की सरकार है और एनडीए के सभी सांसदों ने मंजरी जी, आपसे एक और मेरा सवाल ये है कि आखिर एनडीए घटक दलों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है राज्यसभा चुनाव में? जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि सामूहिक नेतृत्व इसको निर्णय करेगा, सबके सुझावों को लिया जाएगा, सबकी बातों को सुना जाएगा और जो उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा। अब इसमें हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कौन करेगा क्या करेगा, और ना ही मैं इसके लिए आधिकारिक रूप से कुछ कह सकती हूँ। लेकिन ये निश्चित है कि जो संविधान है और जिस हिसाब से निर्णय होना चाहिए, जिस योग्य व्यक्ति को चुना जाएगा वो काम करेगा राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए।
तो ये एक जो नीति होती है, जिस तरीके से जो नियम होते हैं उन सबको लेकर उसका चयन किया जाएगा। उस पर तो कोई संशय वाली कोई बात ही नहीं होती। चलिए बिल्कुल हिमानी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हम AL द्विवेदी जी के पास भी आएंगे। मंजरी जी को ये तो पता है कि मैं आधारिकारी प्रवक्ता हूं, पर वो खुद टीचर के रोल में आ गई। वो मुझे सिखाने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये बात कर रही हूँ कि बताया कि अगर गठबंधन की सरकार है नेता तो चुना पिछली गया बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने विवेक से अपने आप को बहुमत में प्राप्त करते हुए सरकार बनाने की पेशकश नहीं की। तो अगर आपकी पार्टी में इस तरह की परंपरा है कि योग्यता के आधार पर ही चयन होता है, तो मोदी जी को अपना नाम संसदीय दल के नेता के रूप में आगे होने ही नहीं देना चाहिए था। उन्हें मना कर देना चाहिए था कि इस बार जनता ने मुझे 1.5 लाख वोट दिए हैं, मैं वोटिंग परसेंटेज में पीछे हट गया, मैंने जो 400 पार का दावा किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, उससे उनसे बड़े प्रतिशत से वोटिंग से जीते हुए लोग थे, तो उनका हिमानी जी मुझे तो है ना आपकी बुद्धिमत्ता पर ऐसा कोई जरूरी कुछ कह नहीं सकती हूँ। जिस तरीके की आप बात कर रही हैं, पहली बात तो डिबेट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर नहीं है। तो आप मुझे हिमानी जी विषयांतर। चलिए बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास जाना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बयानबाजी भी चल रही है और आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि NDA घटक दलों की राज्यसभा चुनाव में कितनी अहम भूमिका रहने वाली है। द्विवेदी स्तरहीन बात करती हैं आप। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो NDA के घटक दल है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपने देखा होगा मंत्रिमंडल विस्तार में भी सभी राज्यों से मंत्रीगण को चुना गया है और आने वाले सालों में भी उनकी भूमिका निश्चित तौर पर बनी हुई होगी। जिस प्रकार से अभी देखिए लोकसभा स्पीकर की अभी बात हुई है, अभी उसका भी चुनाव होना है, वहां पे कौन बैठता है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो मैंडेट है वो फुल पूरा बीजेपी को नहीं मिल पाया और उनको सहयोगी दल मिल करके उनको अपनी सरकार बनानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं उनको पूरे आने वाले सालों में उन दलों की बातों को, भूमिका को मानना पड़ेगा, चाहे वे किसी भी प्रकार की उनकी शर्तें हो, उनको कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ेगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं वे अपना समर्थन पीछे ले सकते हैं। इसलिए घटक दलों की भूमिका राज्यसभा चुनाव में या जो अन्य आगे चुनाव आने वाले हैं, चाहे वे विधानसभा के चुनाव हो या जो अन्य चुनाव आने वाले हैं, उनमें उन घटक दलों की कहीं ना कहीं भूमिका नजर आती है। चलिए बिल्कुल मंजरी जी आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था कि 400 पार का नारा जो है वो पूरा नहीं हो पाया है और 300 पार भी नहीं कर पाई है बीजेपी, फिर योग्यता के आधार पर किस तरीके से जो है निर्णय लिए जा रहे हैं? मोदी जी के ऊपर डिबेट नहीं थी, विषयांतर किया गया। दूसरी बात, जब आप बात करेंगे तो मैं उस तरीके से जवाब भी दूंगी। तो मोदी जी के नाम पर ही 240 भारतीय जनता पार्टी की अकेली सीट आई है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और तीसरी बार ये इतिहास रचा गया कि किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी। तीसरी बार जो गैर कांग्रेसी दल के जो प्रधानमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी के NDA दल के बने। तो ये इनको समझने की जरूरत है। हम यहाँ बैठ के कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हम थोड़ी कहने वाले होते हैं। भाई जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया, तो जनता ने मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वोट दिया। हिमानी जी जनता पार्टी आपको भी जो है समय दिया जाएगा। पहले मंजरी जी की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया तो जनता ने आशीर्वाद दिया और फिर NDA के घटक दलों ने मोदी जी को चुना तो वो प्रधानमंत्री बने। अब हम यहाँ बैठकर कटाक्ष करते हैं, ये शोभा भी नहीं देता। एक संवैधानिक पद पर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, एक किस तरीके से किस गरिमा के साथ उनका नाम लेना चाहिए और किस तरीके से बात करना चाहिए। हम एक छोटे से प्रवक्ता है, हमें किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री के बारे में चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, अपने प्रधानमंत्री को कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये कहना, ये मुझे बताना थोड़ा चाहिए। इनको बोलिए। हिमानी जी अब आपके पास आना चाहेंगे। और जिस तरीके से अभी मंजरी जी ने कहा है कि जनता का जो है आशीर्वाद मिला है NDA को, और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 29 की 29 सीटें जो है कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में लगातार बयानबाजी आपस में ही चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर?
नहीं, हमने आपस में बयानबाजी नहीं करी है। हमने जो राज्यसभा का सांसद चुना जाना है उसके बारे में एक ये डिबेट करने बैठे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। मंजरी जी उम्र में बहुत बड़ी है पर उनकी सोच में वो बड़प्पन दिखाई नहीं देता। वो इस डिबेट में बैठ के कह रही है कि हम कौन होते हैं, तो फिर हम यहाँ चर्चा करने क्यों बैठे? उन्हें ये डिबेट स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग तो जो भी हिमानी जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे की बात पे आइए। प्रधानमंत्री का चयन करने बैठे टीचिंग करने के बदले डिबेट के मुद्दे पे रहे। मैं सुनने के लिए थोड़ी आई हूँ यहाँ पर कि मैं उनकी बातें सुनती रहूंगी और मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं मुद्दे पे ही बात करती रहूंगी और वो मेरी इंसल्ट करती जाएंगी। तो हमने उन्हें भी रोका था जब वो बीच में बोल रही थी। हिमानी जी आप जो है मुद्दे पे आइए। मेरी शिक्षिका बनने की योग्यता मैंने उन्हें नहीं दी है ना। हिमानी जी जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि अगर उन्होंने कहा है कि जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 29 की 29 सीटें यहाँ पर जो है कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के ही नेता जो है कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये आज की डिबेट का टॉपिक नहीं है। हम लोकसभा चुनाव और राज्यसभा सांसद जिसके बारे में बात करने बैठे हैं वो पूरे देश का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष के रूप में संसद में बैठा है, तो उनको सवाल पूछने का और जनता के सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। राज्यसभा सांसद की बात हो रही है तो उसमें ये बात कही जा रही है कि योग्यता के आधार पर इस बार चयन नहीं होगा, विपक्षी दलों के सहमति से और उनके दबाव के आधार पर इस बार राज्यसभा सांसद का चयन किया जाएगा। ये इस डिबेट का टॉपिक है। और मंजरी जी बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ योग्यता के आधार पर होता है, तब मैंने ये सवाल उठाया कि अगर योग्यता तो चुनाव में वोट होते हैं तो इस आधार पर तो मोदी जी इस काबिल ही नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा जी, तो वही तो पर मैंने कहा आपको शर्म आना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के योग्य नहीं, जो 10 साल प्रधानमंत्री रहा, जो 10 साल प्रधानमंत्री रहा, राहुल जी योग्य है। मंजरी जी द्विवेदी जी के पास आना चाहेंगे। आप दोनों जो एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि आपको भी जो है समय दिया जाता है। अगर आप ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब मुझे समझ नहीं आ रहा तो उन्हें समझ कहाँ से आएगा। द्विवेदी जी आप जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आपस में ही जो है बहस हो रही है, क्या अब आगे क्या लगता है, आप कितनी जो है हिमानी जी की बात से सहमत है? देखिए, मैं तो किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं योग्य व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना चाहिए, चाहे वह किसी भी दल का हो। और निश्चित तौर पर अगर योग्य व्यक्ति मध्य प्रदेश से जाता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से उसका संख्या बल आगे जाके सदनों में, उच्च सदन में उसका बढ़ता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ लोकसभा में और उस हिसाब से जीत के वह अपना संख्या बल उन्होंने लोकसभा में जाकर बढ़ाया है, उसी प्रकार से राज्यसभा का भी चयन होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये सामने आती है कि अगर मध्य प्रदेश से चयन ना होते हुए किसी बाहर से किसी पैरासूट की एंट्री होती है तो वो एक बड़ी विडंबना रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या समस्याएं चल रही हैं, वह सब उसको पता नहीं होता है। तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश से ही किसी व्यक्ति का चयन होकर के उसको राज्यसभा के उच्च सदन में भेजना चाहिए। चलिए मंजरी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी जो है कई ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी करे राज्यसभा में जाने के लिए, लेकिन अगर दिल्ली से कोई नेता आता है और मतलब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए चाहता है, तो क्या यहाँ की जनता जो है उसको समर्थन अपना पूरा देगी? क्या कुछ लगता है आपको इसे लेके? देखिए, जो भी निर्णय होगा अच्छा निर्णय होगा और जनता भी समर्थन देगी। मध्य प्रदेश के लिए जो है केंद्र सरकार ने 5-5, 6 मंत्री दिए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो उसका जो इनाम दिया है उसको नवाजा भी गया मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश वैसे भी पिछले 2003 से अब तक सतत विकास की गाथा लिख रहा है और गढ़ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आगे भी उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा, मध्य प्रदेश सर्वांगीण विकास करेगा और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ हम बढ़ेंगे। जी, मेरे दूसरे डिबेट का टाइम हो गया है, सो मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से एल द्विवेदी जी हमारे पास जो है मौजूद है, एल द्विवेदी जी आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो इसमें जो है नरोत्तम मिश्रा का भी नाम जो है काफी ज्यादा सामने आ रहा है, इसे लेके आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर केपी यादव जी का भी नाम सामने आ रहा है।
मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर दोनों ही वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश के, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री थे और उनके पास एक अहम गृह विभाग की जिम्मेदारी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, उन्होंने अपना दायित्व भी उस हिसाब से निभाया है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं केपी यादव है, तो केपी यादव जी का भी एक कहीं ना कहीं अनुभव रहा है, लेकिन समीकरण किस प्रकार से किसकी ओर बैठते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई राज्यसभा में कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश जाता है तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझेगा और अपना मत जो है वो उच्च सदन में रखेगा और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आवाज को लेकर के वह दिल्ली में जाएगा और जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश से जो है राज्यसभा में अगर कोई जाता है तो मध्य प्रदेश की आवाज भी उठाएगा। इसी को लेकर जो है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई, बयानबाजी का दौर भी लगातार जो है चलता आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से भी मंत्रियों को जो है राज्यसभा में पहुंचाने के जो है विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ।